नमस्ते दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक और नया एपिसोड लेके। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि वास्तु या ज्योतिष विद्या का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम हम जन्मकुंडली की बात करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की बातें करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो हम मुहूर्त निकलवाते हैं, चाहे हम गृह प्रवेश का मुहूर्त कहें, चाहे गाड़ी खरीदते टाइम मुहूर्त लें, या कोई भी मांगलिक कार्य हम करने जाते हैं मुहूर्त की बातें करते हैं। तो इनका हमारे जीवन में इतना विशेष महत्व क्यों है? हम अपने बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कहिए सवाल हमारे ज़हन में उत्पन्न होते हैं कि आखिर होता क्यों है ऐसा? ये क्या है ज्योतिष विद्या? तो आज हमारे साथ इसी से रिलेटेड एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, मनु गुप्ता। मनु गुप्ता जो कि हरिद्वार से हैं, पेशे से इंजीनियर रह चुके हैं, साथ ही इन्होंने आईआईएम से भी अपनी शिक्षा ली हुई है और इनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हुआ, ज्योतिष विद्या की तरफ हुआ। तो आज हम उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे क्या होती है ज्योतिष विद्या और इसका हमारे जीवन पे कितना महत्व है। तो बिना कोई समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मनु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू जी। अच्छा मनु जी, आप पेशे से पहले आप इंजीनियर रह चुके हैं, उसके बाद आपने आईआईएम से भी शिक्षा ली। तो ऐसा आपके जीवन में क्या घटित हुआ या ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि मुझे ज्योतिष विद्या की तरफ जाना चाहिए? सोनू जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैंने भी ये प्लान नहीं किया था कि मैं ज्योतिष की तरफ इस तरीके से प्रोफेशनली फुल टाइम चला जाऊंगा और अपना जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ज्योतिष के साथ जोड़ दूंगा। बट हुआ कुछ ऐसे कि जब मैं अपना स्कूल टाइम में था, इट वाज अराउंड 2000, तो तब से मेरा इंक्लिनेशन, बिकॉज मेरे फादर इसको जानते हैं ज्योतिष को, तो उन्होंने मुझे सिखाया। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई और मैं स्वतः ही सीखते चला गया। जैसे कि कई बार कहते हैं कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, जी। तो उन्होंने मुझे 4 सीढ़ियाँ सी दिखाई। उसके आगे की 4 सीढ़ियाँ, 8 सीढ़ियाँ मैं लगातार चलता चला गया। शुरुआत में ये अपने दोस्तों के साथ हमने किया, कुछ अपनी कुंडली के ऊपर रिसर्च करा, अपने परिवार के ऊपर रिसर्च करा, और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ इतना सटीक होती चली गई क्योंकि ये एक्चुअल में एक साइंस है। ओके। अब क्योंकि साथ ही साथ मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ती चली जा रही थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करा, फिर मैंने आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करी, तो क्योंकि लॉजिकल माइंड पहले से ही था, तो हमने ज्योतिष और वास्तु के ऊपर रिसर्च करके इसके वो फैक्ट्स निकाले जिससे कि लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस होते हैं कि ये साइंस कैसे इम्प्लीमेंट होती है, आपके शरीर के ऊपर कैसे काम करती है। क्योंकि आजकल बहुत जगह इसका डिमांड भी है, ज्योतिष के बारे में सब लोग बात भी कर रहे हैं, आध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, सनातन का इतना डंका चारों तरफ बज रहा है। तो जब हमने इसका रिसर्च करते चले गए हम, तो हमें लगा कि क्योंकि ये एक साइंस है तो इसके जितने भी एंगल्स हैं वो साइंटिफिकली आदमी के शरीर से, आदमी की लाइफ से, उसके लाइफ के इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस से जुड़ी हुई है। जी। तो जब गणनाएं करी और मैंने कुछ प्रेडिक्शंस दिए शुरू 2002 के बाद से, तो वो धीरे धीरे सही होते चले गए। कुछ लोग वापस आए तो फिर उन लोगों ने दोबारा से पूछना स्टार्ट करा। इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता चला गया और मैंने इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी डिग्री ली। तो मनु जी, जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं भी साइंस का ही एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो एक साइंस का बच्चा होता है या साइंस का स्टूडेंट होता है, उसका क्या एक क्वेरी हमेशा दिमाग में रहती है, वो इन सब चीज़ों में जो ज्योतिष विद्या कह लीजिए या आजकल की जो नई इतनी सारी टेक्नोलॉजी और नई सारी विद्याएं आ गई, जैसे मैं पीलर, आकाशीय रिकॉर्ड, कार्ड रीडिंग और बहुत सारे आप कह लीजिए न्यूमरोलॉजी, ये सारी टेक्निक आ सकती है और इन पे इतना जल्दी बिलीव करना हम या आप नहीं करते हैं। तो उस दायरे में, उस मायने में आप क्या कहेंगे, ज्योतिष कितना साइंस से कोरिलेट करता है? देखिए, ये 110% साइंस से कोरिलेट करता है। मैं बाकी साइंस जो आप बात कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी या पीएलआर या बाकी और विधाएं, इन सब का भी एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस है। क्योंकि हम लोग वैदिक ज्योतिष से और वास्तु से इसको कनेक्ट करते हैं। कुछ हद तक हम पामिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं, बिकॉज पामिस्ट्री जो है आपका प्रेजेंट बताती है ज़्यादा सटीक तौर से। तो साइंटिफिकली ऐसा है, जैसे मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपको बता देता हूँ, या इससे पहले मैं एक बात कहता हूँ अभी अपने सभी दर्शकों को कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि सपोज़ आपको कोई बीमारी हुआ, किसी को लाइक बुखार है,
तो बुखार को ट्रीट करने के आयुर्वेदिक तौर से भी तरीके हैं, बिल्कुल एलोपैथिक भी है, होम्योपैथी भी है, या आप कुछ अन्य विधाएं यूनानी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो पर्पस है वो यही है कि आप किसी तरीके से बुखार को ठीक करें। तो सेम वेज अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है या आपको किसी ऐसी परेशानी का कुछ आंसर नहीं मिल रहा है जिसको लेकर के आप कंफ्यूज हैं, तो आप चाहे तो न्यूमरोलॉजी से उसका सोल्यूशन करें अगर आपको सटीक न्यूमरोलॉजिस्ट मिलते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी से करें, या आप वास्तु के माध्यम से करें। बट इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन आया है कि हमारी प्राचीनतम जो विधा है वो ज्योतिष है। ओके। अब ज्योतिष को हम साइंटिफिकली कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे इसमें दो प्रिंसिपल्स हैं बहुत बेसिक से, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं मेरे सभी दर्शक वो उसको आसानी से समझ जाएंगे कि फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल, यानी कि ऊर्जा का सिद्धांत। ये कहता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वो स्थिर है, लाइक एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परावर्तित करी जा सकती है, वो ना तो बनाई जा सकती ना ही घटाई जा सकती। अब आप सभी लोग, मेरे सभी दर्शक ये बताएं कि हम जो हमारा शरीर है वो एक मशीन है भाई, हम जो ऊर्जा एकत्रित कर रहे हैं क्या हम उसको बना रहे हैं? नहीं, वो तो चैनलाइज कर रहे हैं। चैनलाइज कर रहे हैं भाई, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो वो सब एक्सटर्नल एनर्जीज हैं, उसको हम लेते हैं। हमारे बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और भी बाकी सिस्टम्स हैं, तो वो उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि एक मशीन जितने अच्छे तरीके से किसी डेटा को प्रोसेस करे उतनी ही अच्छी वो मशीन होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू होती है, उतना ही बड़ा वो ब्रांड होता है। सेम वेज मनुष्य भी समझ सकता है कि हम अपनी ऊर्जा को जो हमने एकत्रित करी, हमने जो खाना खाया, हमने जो शिक्षा ग्रहण करी, या हमने इवन सुना, क्योंकि सुनना भी मैटर वेव्स है, तो जब वो हमारे कानों में जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में, इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट होती है और हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को किसी तरीके से वो प्रभावित करती है, और हम जो भी सुनते हैं उससे हमारा कुछ ना कुछ विचार आचार कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमने सपोज हमारे पास लाख रुपए हैं और हमारे पास हमने खाना भी बहुत अच्छा खाया है, अब उस ऊर्जा को एकत्रित की हुई ऊर्जा को अगर हम किसी गलत संगति के साथ या गलत काम में लगा दें तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने उसको नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म किया। अब इसी चीज़ पर कनेक्ट होता है दूसरा लॉ, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि हर क्रिया की एक विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब अगर आपने नेगेटिव ट्रांसफॉर्म किया तो कैसे संभव है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो जाएं? करेक्ट, बिल्कुल। अब बात करते हैं ज्योतिष को इसमें किस तरीके से कनेक्ट इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट कह सकते हैं, जो मैंने कर्म किए, बिल्कुल बिल्कुल, जो कर्म किए उसका प्रतिफल, जो मैंने पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किया तो मेरे पास नेगेटिव आएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और एलैबोरेट करें अगर, कि जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चे का जन्म हुआ स्लम में, एक बच्चे का जन्म हुआ किसी बहुत बड़े घराने में, तो उस बच्चे का जो स्लम में जन्म हुआ उस बच्चे का क्या गलती थी भाई? वो छोटा बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है कि हवा क्या होती है, एसी क्या है, गर्मी क्या है, दूध कितना मिलना है नहीं मिलना है। और जो बच्चा उधर अमीर घर में पैदा हुआ किसी, उसकी भी क्या गलती है? उन दोनों को तो एक सा ही है ना उन सबके लिए। लेकिन क्यों ये बच्चा यहाँ हुआ और वो बच्चा वहाँ हुआ? क्योंकि उनके प्रारब्धिक जो कर्म थे उन्होंने उनको उसी स्थान पे पैदा करने के लिए प्रेरित किया। राइट, करेक्ट। तो अब मैं बीच में छूट गया था कि हम इससे साइंटिफिक एस्पेक्ट से एस्ट्रोलॉजी को कैसे जोड़ें। तो आप देखिए, जैसे हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों में एक ग्रह है। अब चंद्रमा क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक नेचुरल उपग्रह है पृथ्वी का, तो वो पृथ्वी, जैसे सपोज ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का चंद्रमा इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटता है, वो सर्कुलर नहीं काटता, गोल नहीं है, इस तरीके से एलिप्टिकल, लंबा। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस को जानते हैं, वो समझ जाएंगे कि हमारी पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो। तो जो इसी तरीके से चंद्रमा का बल है, तो चंद्रमा का जो बल है वो 1/6 ऑफ अर्थ है। करेक्ट। तो जैसे कि आम भाषा में उसको ऐसे कहेंगे कि अगर किसी इंसान का जन्म पृथ्वी पर हुआ और उसका वजन 60 किलो है, तो अगर उसको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो उसका वजन 10 किलो रह जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर वीडियोस में देखते हैं आप कि कुछ लोग
जाते हैं तो वो ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं, उड़ते हैं, यही रीज़न है। तो अब ये चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में जल तत्व का कारक होता है, करेक्ट, आपके न्यूरॉन्स का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके इमोशंस का कारक है। तो जब ये चंद्रमा पृथ्वी पर इस तरीके से पास आ रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रहा है। हाँ, तो जब सबसे नज़दीक आ जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिकतम होता है। क्योंकि अधिकतम है तो ये उस समय पर पृथ्वी के जो जल है उसको खींचता है। तो मीन्स है आपको मैं को रिलेट करूँ, अगर उस टाइम जो बच्चा पैदा हो रहा है हाँ, उस पर उसका उतना इम्पैक्ट पड़ उस रहा पर है, उसका उतना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी, बजाय कि उसके जिस समय चंद्रमा दूर होगा तो उसके दूर के हिसाब से उसकी अब इस पर ये भी कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि वो किस लग्न में जन्म हुआ है। अगर चंद्रमा कारक ना हुआ तो दूर रहना अच्छा है, और चंद्रमा कारक हुआ तो चंद्रमा का दूर रहना नुकसानदेह है। ओके। कर ये टेक्निकल पार्ट हो गया उसका। तो जब वो पास हुआ तो चंद्रमा का बल अधिक है तो वो समुद्र के जल को खींचता है, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं, जो ज्वार भाटा हम बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो अब आप बताएं कि जब वो चंद्रमा पृथ्वी के जल को इतना तेज गति से खींच सकता है तो हमारे और आपके शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70%। ऑलमोस्ट 70%। ब्रेन में भी 70% पानी है, करेक्ट। पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट 60% पानी है। तो अलग अलग प्रोपोर्शन है। अब जब वो इस पर प्रभाव डाल रहा है तो हमारे शरीर पर नहीं डाल रहा होगा। बिल्कुल है। ये बात आप को पहले से ज्ञात था या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये आपने साइंस के थ्रू इसको कनेक्ट समझाया, मुझे बिल्कुल समझाया ये। अब इस बात को बहुत सारे लोग नहीं जानते जो कि ज्योतिष को नकारते हैं कि भाई ये इफेक्ट नहीं कर रहा। तो आप खुद देख लीजिए कि जब पूर्णमासी होती है, जो लोग इसको नहीं मानते हैं तो आप ऑब्जर्व करें अपने आप को कि जब पूर्णमासी होती है यानी कि फुल मून हो, और जब नो मून हो यानी कि अमावस्या हो, तो आपके दोनों के विचार में ना, एक ही आदमी के विचार में, उनके बिहेवियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। ये लगभग हर आदमी को है। अब क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे 9 ग्रहों में सबसे नज़दीक है, इसलिए हम लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का भी अध्ययन करते हैं। इसी को चंद्र कुंडली कहते हैं। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी डेली लाइफ पे। तो जो डेली का आपका फलित होता है ना कि इस राशि का फल ये है, मेष राशि के लिए ऐसा है, वृषभ राशि के लिए ये चल रहा है, तो वो चंद्र राशि के अनुसार होता है। जिस कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित है उसकी वो राशि हुई। जिसमें एक और क्वेश्चन आता है, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, पूरे विश्व की आबादी लगभग 800 करोड़ है। अब उसमें हमने सबको 12 राशि में बांट रखा है। मीन्स 12 से मैं अगर डिवाइड करूँ, 840 करोड़ ही मान लेता हूँ, 840 डिवाइडेड 12 लगभग 70 करोड़ लोग। तो 70 करोड़ की राशि लगभग ऑलमोस्ट एक ही होगी, उनका एक जैसे बिहेवियर होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है ना, क्योंकि हमारे 9 ग्रहों का प्रपोर्शन, इट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके। तो आपके 9 ग्रहों का प्रपोर्शन कभी भी एक सा हो ही नहीं सकता। कई बार देखा जाता है कि जैसे लाइक भूतकाल में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आज की तारीख में 4 ग्रह एक ही लाइन में हैं, तो वो कुछ ग्रह प्रपोर्शन में आते हैं। जैसे सूर्य आपका लगभग 1 साल में सारी राशियों से गोचर कर लेता है। बृहस्पति भी लगभग 13 महीने में गोचर कर लेता है। इसी तरीके से शनि है, उनको लगभग 2.5 साल लगता है गोचर करने में। तो इसी तरीके से बाकी सब ग्रह हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन के अनुसार आपके हर ग्रह के, जैसे चंद्रमा का फल है, चंद्रमा का अपना इफेक्ट है जो कि न्यूरॉन्स पे है, डिसीजन मेकिंग पे है, ऐसे ही शनि का जो है वो आपके नसों के ऊपर है। राहु का प्रभाव जो है वो आपकी हड्डियों के ऊपर आता है। सूर्य का प्रभाव जो है वो आपके हृदय पे, आपके पिता के ऊपर, आपके डोमिनेशन के ऊपर आता है, करेक्ट। मंगल का प्रभाव आपके शौर्य के ऊपर आता है कि आप कितने एग्रेसिव हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। तो मंगल का तो प्रभाव बहुत ज़्यादा माना गया। अदरवाइज इसलिए कहते हैं कि जो मंगली कन्या या मंगली पुरुष हो, उसकी शादी मंगली से ही हो, क्योंकि मंगल का मतलब है ऊर्जा। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा उसमें होगी, वो ऊर्जा सामने वाले जो पक्ष होगा, लड़का है तो लड़की के लिए, लड़की है तो लड़के के लिए भारी होती है। ओके। अब डिपेंड करेगा कि उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। तो जनरली लग्न में या दूसरे भाव पे, चौथे भाव पे, 7वें भाव पे, 8वें पे या 12वें भाव पे अगर मंगल है तो उसको मंगली कहा जाएगा। तो इस हिसाब से उसकी जो मैचिंग होगी वो मंगली लड़की या मंगली लड़के से ही होगी। ये तो हम बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं कि मंगली शादी मंगली से करा हो, या वो कहते हैं कि कुत्ते से करा, कुछ जैसे भी जो कह लीजिए आप, विधाएं उनकी एक रेमेडीज बनाई हुई हैं। अभी अगर उसकी शादी मांगलिक से नहीं करते, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फिर उस व्यक्ति पे? देखिए इसमें शास्त्र के अनुसार ना कई काट भी हैं, तो इसमें मंगल से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे
एक जगह पाराशर में लिखा हुआ है कि अगर आपकी लव मैरिज है और अगर मंगल दोष है तो वो मंगल दोष मान्य नहीं होता। तो अगर बाकी ग्रहों की स्थिति आपकी अच्छी मिल रही है तो भी मंगली दोष होते हुए भी आपकी शादी करी जा सकती है। सिमिलरली अगर एक लड़का मंगली है और लड़की मंगली नहीं है, लेकिन उसकी शनि या राहु की स्थिति इस तरीके से है कि उसके मंगल को काट रही इफेक्ट है, डाल रही है, तो भी आप शादी के लिए बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मंगली होना या ना मंगली होने से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। इसमें हमारे पास बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि मंगल जो है इसका प्रभाव अपने आप में बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए उसको हल्के में हम नहीं लेते। मनु जी, आपने बहुत सिस्टमेटिक वे से इसको साइंस से कनेक्ट करते हुए बताया। और जैसे अब मेरी भी जो थोड़े बहुत मिथ थे कि नहीं है ये तो हवा में होती है, ऐसी होती है, वो थोड़ा सा कोरिलेट अब लग रहा है। तो आप ये बताइए, जैसे आप 12 ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो हर ग्रह का अपना अपना इफेक्ट होता है हर एक की लाइफ में, या कोई ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बुरा होता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें भी जब तक पूरी कुंडली का आकलन न करा जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं। जैसे हर लग्न के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लग्न। अगर कुंडली में लग्न आपका स्ट्रॉन्ग है तो देखा जाएगा कि ऐसा जातक अपने आप में बहुत, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। ओके। तो हम ज्योतिष के माध्यम से करते क्या हैं, हम ज्योतिष के माध्यम से डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। कि आप अगर सपोज कई बार किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, कि मैंने जैसे बहुत सारे अपने क्लाइंट्स हैं उनको कई बार बोला कि भाई आपको काला रंग पसंद होगा, या आपको हरा बहुत पसंद होगा, या सफ़ेद बहुत पसंद है, तो वो कुंडली से दिख जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये जातक इस कॉम्बिनेशन से इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ऐसे ही जो ग्रह अपने कुंडली में अनुकूल है, सपोज जैसे आप वृषभ लग्न की बात करें तो जहाँ 2 नंबर लिखा होता है आपके जो बॉक्स, अगर आप अपना सब लोग अपना अपना चार्ट खोलें तो उसमें जो ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे बॉक्स होता है, अगर वहाँ पर 2 नंबर है तो वृषभ लग्न है। अब वृषभ लग्न के लिए जो सबसे बड़े राजयोग कारक हैं वो है शनि। तो शनि के लिए जैसे कहते हैं कि बड़े क्रूर हैं, तो शनि बेसिकली न्याय करता है। तो आपके जो कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वो उनके अनुकूल ही आपको फल देंगे। कब देंगे? जब शनि की 7.5 आएगी, शनि की महादशा आएगी, या अंतरदशा आएगी, या गोचर में शनि किसी पर्टिकुलर भाव से गुजरेंगे। अभी आपने सब लिए शनि के 7.5, ये हम बहुत सुनते हैं, ये क्या होती है, इसका हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में भी। मैं पहले आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव बताता हूँ। तो इस केस में जैसे वृषभ लग्न हुआ तो इसमें शनि, शुक्र और जो बुध हैं ये आपके कारक हैं। ओके। इसके अलावा जैसे बृहस्पति की बात करेंगे तो वो सम है, यानी कि बृहस्पति मिश्रित प्रभाव देंगे। मंगल की बात करेंगे तो वो क्रूर है, वो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। अब इसी के हिसाब से हमें अपने स्थिति को या अपने व्यापार को या अपने प्रोफेशन को चुनना चाहिए। सपोज आप शनि से रिलेटेड चुनते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि आपकी ग्रहों की पोजीशन है क्या। भाई वृषभ लग्न में अगर सपोज विपरीत योग बन गया तो बृहस्पति कारक भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो ये तो आकलन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो ग्रह आपके पॉजिटिव फल दे रहे हो तो आपको अपने आचार विचार को उसके अनुकूल ढालना चाहिए, और जो नेगेटिव फल दे रहे हो उस विचार आचार को आपको छोड़ना चाहिए। जैसे वृश्चिक लग्न है जहाँ 8 नंबर होता है, तो वृश्चिक लग्न में जनरली देखा जाता है कि जो भी जातक होता है वो एडिक्टिव होता है, यानी कि उसने अगर कोई चीज़ ठान ली तो वो करेगा ही, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये अच्छा किया तो भी, बुरा किया तो भी। अब अच्छा है तो डिपेंड करेगा कि लग्न या लग्नेश या लग्न का जो कारक हैं सूर्य, बृहस्पति, इनके ऊपर दृष्टि कैसी है। तो जैसे मंगल अगर शुभ प्रभाव में बैठे होंगे तो वो जातक स्वतः ही मिलिट्री, आर्मी या किसी रिसर्च साइंटिस्ट, इस तरह की लॉजिकल या टेक्निकल फील्ड में जाएगा और अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। और अगर मंगल की स्थिति वीक हुई तो वो जातक किसी एडिक्शन में, जैसे शराब, नशा या कोई और गलत कर्म, इसमें लिप्त हो जाएगा और उसको वही अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो अच्छा लगना है यही इसका खासियत है कि कोई ग्रह कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव है तो आपको वो नेगेटिव ही नेचुरली अच्छा लगने लगेगा। इसी तरीके से बाकी ग्रह नेगेटिव या पॉजिटिव फल देते हैं। तो अलग अलग लग्न में कुछ ग्रह कारक हैं, कुछ ग्रह अकारक हैं।
तो हमें अकारक ग्रहों के अनुकूल अपने बिहेवियर को ढालने से बचना चाहिए। ओके। इसके लिए आप किसी प्रभुत्व ज्योतिषी से कंसल्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह अनुकूल आपको फल दे रहे हैं। अनुकूल। जैसे राहु अगर कारक ना हो तो आदमी व्यर्थ ही अपना समय वेस्ट करेगा, और राहु कारक हो तो वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करेगा। जैसे वो शेयर ट्रेडिंग या किसी भी तरह का जुआ सट्टा या और ऐसी चीज़ जहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में पैसा आता हो, वहाँ से उसको अचानक लाभ हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी ले ली और रातों रात वहाँ पर हाईवे निकल गया, तो ये राहु के अनुकूल फल से होता है, लेकिन तो इसको जानना ज़रूरी है। ओके। तो हमने जैसे सुना है ये जो माइंड में जो सेट कर दिया गया कि शनि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, राहु केतु कहते हैं ना, कभी कभी इन्होंने मुहावरा भी लोगों ने बताया ये तो राहु है, ये केतु, इससे दूर रहो। ये वाकई में ऐसे होते हैं कि हमने बना दिया है इन्हें ऐसा? नहीं नहीं, एक्चुअली देखिए ये तो एक आम धारणा है। जब तक आप किसी चीज़ को जाने नहीं तब तक आपको उसके बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भाई जैसे आप अफ्रीका गए हैं? नहीं। अफ्रीका कैसा है? कह सकते हैं कि थोड़ा एक गर्म क्षेत्र है। गर्म क्षेत्र है, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं। राइट। सुखी हैं या खुश हैं? हमारे कंपैरिजन में तो ज़्यादा खुश नहीं होंगे। ठीक है, अब आपने पहली सेंटेंस मुझको क्या कहा कि आप अफ्रीका नहीं गए, हाँ, तो आप बिना जाए आपके हमने परसेप्शन को prediction- कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल। तो यही चीज़ बहुत सारे लोग करते हैं कि किसी भी साइंस को बिना जाने आप उसके ऊपर अपने ओपिनियन बना लेते हैं, और उसको बिना जाने जब आप बनाएंगे तो हो सकता है उससे फ़ायदा हो जाए, हो सकता है नुकसान हो। जैसा आपने मुझसे बीच में पूछा था साढ़े साथी का, तो मैं उसको स्किप कर गया। जी। तो शनि की साढ़े साथी बेसिकली हर आदमी की राशि के ऊपर से डिपेंड करती है। जैसे अगर आपकी मेष राशि है, यानी कि नंबर 1 लिखा हुआ है, आपकी चंद्रमा आपके 1 नंबर पे है, तो उसमें शनि की जो साढ़े साथी है तब शुरू होगी जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ओके। यानी कि 12 नंबर में। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए लगभग अगले साल से साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। तो उस समय पे मेष राशि के ऊपर शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। उस समय पर उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। मेहनत करने का मतलब ये कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। तो शनि की साढ़े साथी जनरली कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, आपको वो करने पे मजबूर करती है जो आप पिछले कई समय से नहीं कर रहे या नहीं कर सकते थे। जी। और जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई आपको मैं कहता हूँ जनरली अपने क्लाइंट से कि अगर छोटी कामयाबी चाहिए तो छोटे सवालों का जवाब दो, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो आप बड़े सवालों के जवाब को सॉल्व करो, और अगर बड़ी और इससे बड़ी कामयाबी चाहिए तो आप और बड़े बड़े सवालों के जवाब दो, और अगर आपको महान कामयाबी चाहिए तो आप अपने जीवन के हर सवालों के जवाब को तलाशने में लगे रहो, सवालों से डरे नहीं। तो साढ़े साथी जो है आपको ट्रांसफॉर्म करती है। ओके। तो अगर आप उसके उस एस्पेक्ट को लेंगे तो शनि की साढ़े साथी मेरे हिसाब से तो बहुत भाग्यशाली होती है कि अगर आप उस समय आप जिन लोगों से मिलें, जिस परिस्थिति में आप जाएं, उन परिस्थिति का आप आकलन करें, उसको समझें कि ये परिस्थिति क्यों हो रही है। क्यों है? करेक्ट। तो ये बोध होना, ये ज्ञान होना, ये आशीर्वाद होना, यही शनि की साढ़े साथी कराती है। और इसके बाद जो उसको समझ जाते हैं वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं। वो जो नहीं समझ पाते, जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं, वो वहाँ पर गलत डिसीजंस ले लेते हैं और उनको व्यथा ही मतलब बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मनु जी बताइए, ये तो हो गया ज्योतिष विद्या। एक हम देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं यार इस डायरेक्शन का घर नहीं चाहिए, इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। वास्तु का बहुत दोष मानते हैं, वास्तु को बहुत जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि हमने देखते हैं साउथ के डायरेक्शन में घर नहीं होना चाहिए जो सुनते हैं, या सूर्य इस डायरेक्शन में आना चाहिए, किचन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये वास्तु सुनते हैं कि ये वास्तु में वाकई में हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट डालती हैं, या ये हमने अपने लिए एक दायरे बनाए रखे हुए हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी दायरे नहीं है। ये वास्तु तो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, और ये आप जब इसको समझेंगे तो आप जानेंगे। जैसे वास्तु का मतलब है, वास्तु है आपके घर की एक ऐसी स्थिति जो कि आपके अनुकूल हो। मैं इसको Okay. बहुत नॉर्मल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता, ताकि सब लोग जो देख रहे हैं उसको समझ पाएँ कि वास्तु का मतलब है कि सपोज़ 5 एलिमेंट्स हैं हमारे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जी। तो यही पांचों तत्व आपके घर में हैं, इन्हीं से घर बना है, इन्हीं से ही आपकी बॉडी बनी है, इन्हीं से ही बाकी सब तत्व बने हैं। तो वास्तु का मतलब ये है कि जिस समय आपका जन्म हुआ, और अगर आप अग्नि तत्व प्रधान है, और अगर आपको वायु तत्व प्रधान में घर में बिठा दिया जाए, तो क्या आपकी बॉडी सिंक में रहेगी? नहीं, वो तो और बढ़नी, वायु में अग्नि बढ़ेगी। आग को आपको संभाल के रखना है, तो आप उसको पानी के अंदर रखेंगे। सिमिलरली आपको हवा को रखना है, तो आप उसको पानी में अंदर डालेंगे? नहीं जाएंगे। नहीं।
तो आकाश है, तो ये बेसिकली सिंक है कि आप अपनी जन्म कुंडली में प्रधान तत्व को समझ के अपने घर को उसी के अनुकूल बनाएं। ओके। एक होता है स्टैंडर्ड वास्तु, जो कि हम्म। जनरली यूट्यूब पे बहुत जानकारी मिली जाती है कि आपको उत्तर पूर्व की तरफ जो है गेट हो तो अच्छा है, या दक्षिण पूर्व की तरफ आपकी किचन हो तो वो अनुकूल है। तो ये तो लगभग जनरली एक स्टैंडर्ड हो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। जी। और साउथ वेस्ट की तरफ आपका बेडरूम, मास्टर बेडरूम होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिटेल्ड वास्तु की, तो ऐसे में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हमेशा हर हर इंसान के स्पेसिफिक ही एक वास्तु होता है, और जब वो उसको फॉलो करता है तब उसको वास्तु से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि हर आदमी ज़रूरी थोड़ी कि किसी को क्रोध अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। तो अगर वास्तु एक सा होता तो सबको मीठा ही अच्छा लगना चाहिए था, सबको नमकीन ही अच्छा लगना चाहिए था। तो डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप एक ही तरह के घर में रहेंगे, अब आप देखो कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका साउथ फेसिंग घर है, तो साउथ फेसिंग घर होने के बावजूद भी उनके पास अथाह पैसा है। जबकि साउथ को तो हम जो सुनते पढ़ते हैं कि वो यम का डायरेक्शन होता है या उनके पास अथाह पैसा है। राक्षसों का डायरेक्शन Correct। होता है। क्योंकि साउथ जो है वो मंगल की दिशा है। ओके। तो जिन भी जातकों की कुंडली में मंगल कारक हैं, और अगर वो साउथ फेसिंग घर में या साउथ फेसिंग ऑफिस में या दुकान में व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या साउथ की तरफ फेस करके वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जातक जो है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ या मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरी जो कलीग है वो मुझसे 10% मेहनत करती है, उसका प्रमोशन हो गया। करेक्ट। और मेरा जो है पिछले 2 साल से ड्यू था लेकिन नहीं हुआ। तो इसके रीज़न जो है ये माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा। ओके। तो पितृदोष भी होता है कई बार, पितृदोष की वजह से भी अनएक्सपेक्टेड डिले देखे जाते हैं। तो पूरी कुंडली का आकलन करके, वास्तु का आकलन करके बहुत आसानी से ये बताया जा सकता है कि इस जातक के लिए कौन सी दिशा लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम सक्सेस दे सकती है। सो जो अभी आपने कहा कि जो रेडीमेड रेमेडीज हैं, जो ऐसे आपने बोला कि साउथ ईस्ट में किचन ऐसा हुआ, घर होना चाहिए, तो वो कभी कभार ही इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हमको, पहले इसको पूरा एनालिसिस करके तब उसके हिसाब बिल्कुल से लेना बिल्कुल। चाहिए। अगर आपको वास्तु कराना है तो आपको जो वास्तु जो ओनर है, घर का मुखिया है, उसके अनुकूल कराना चाहिए। आपके बच्चों के चार्ट को भी देखना चाहिए ताकि उनकी प्लेसमेंट भी वहीं करे। जैसे अगर मान लीजिए किसी का बेटा है और उनके बुध बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में उस बच्चे को नॉर्थ की तरफ का रूम देना चाहिए। अगर सपोज़ लड़की है और उसके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो उसको नॉर्थ ईस्ट की साइड में रूम देना चाहिए। लेकिन एक जनरल डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि लड़की है तो उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप रूम में रखें, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायव्य कोण है कि लड़की वहाँ बैठेगी रहेगी तो उसका ब्याह जो है वो जल्दी हो जाएगा। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि कई बार हो भी जाता है और कई बार वास्तु जो है वो सही ना होने की वजह से या अनुकूल ना होने की वजह से काम नहीं करता। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का वास्तु के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो मैं उन सभी लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि आप एक जनरल वास्तु को न फॉलो करके आप स्पेसिफिक वास्तु फॉलो करें और अपनी कुंडली के अनुकूल वास्तु को इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा मनु जी, मैंने देखा लोग मिलते हैं, वास्तु एक्सपर्ट से मिलते हैं, ज्योतिष एक्सपर्ट से मिलते हैं, और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो साइंटिफिकली वास्तु को या ज्योतिष को चला रहे हैं, कर रहे हैं। तो आपसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी ली होगी। तो कोई ऐसा आपके जीवन में ऐसा किस्सा, या कहिए कि आपने किसी को एडवाइस दी हो और उनको वो एडवाइस बहुत सटीक लगी हो, इम्प्लीमेंट की हो, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसा कोई किस्सा आपके जीवन में हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। मतलब अगर मैं कहूँगा तो शायद मुझे लग रहा है घंटों लग जाएंगे तो भी कम होगा। लेकिन जैसे मैं कुछ अगर नाम लूँ तो जैसे किसी को संतान के इश्यूज थे। एक सहारनपुर के पास की घटना है कि उनको संतान नहीं हो रहा था काफ़ी समय से, जबकि रिपोर्ट्स मेडिकली नॉर्मल थी। तो उनके घर का हमने वास्तु चेंज किया, ज्योतिष के अनुकूल उनको कुछ उपाय कराए, और अभी रिसेंटली उनको 2-3 महीने पहले ही बेटा हुआ है। Okay. तो वो बहुत खुश हैं। ऐसे ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बेटे का एडमिशन होना लगभग तय था। तो उन्होंने मुझे जन्म कुंडली दिखाई, तो मैंने कहा कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप चिंता न करें।
अब ये एक ऐसा इंसिडेंस है जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वास्तु की कितनी बड़ी पावर है। तो हरिद्वार में ही है, सिडकुल में। तो उनका जब एडमिशन का टाइम आया तो वो निकल गया और उस बच्चे का सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह गया। तो वो फिर मेरे पास आए कि भाई कि आपने तो भैया बताया था और ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं खुद उसकी चार्ट को देख के, क्योंकि उसको मैंने जो भी प्रेडिक्शंस दी थी पहले वो 100% सत्य थी, तो ये नहीं हुई तो मैं बड़ा स्तब्ध था। तो तब मैंने उनको पूछा कि मैं एक बार आपके बेटे से मिलूँगा, आता हूँ मैं घर पर। मैं उनके घर गया तो मैंने उनका वास्तु चेक करा। तो वास्तु में जो उसका जो डायरेक्शन था उसके लिए अनुकूल था नॉर्थ ईस्ट, और वो साउथ वेस्ट में था। ओके। तो मैंने उसका स्टडी करने का डायरेक्शन चेंज कराया, उसका रूम चेंज कराया और थोड़े से ऑल्ट्रेशंस और करे सिर्फ उसके लिए। और आप यकीन मानिएंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सिलेक्शन थ्रू हो गया। तो आज की तारीख में उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर्स करते हैं। और दिल्ली से लेकर के हम देहरादून की बात करें तो वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स हैं उनका, हिंदुस्तान लीवर और बड़ी बड़ी कंपनी फेना, पतंजलि, इन सबको सप्लाई करते हैं वो बैग्स। तो उनके घर का एक एक वास्तु, उनकी ऑफिस का एक एक वास्तु वो कंसल्टेशन के बाद ही गया, और टचवुड वो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस पे है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं, मतलब पद्मश्री साक्षी मलिक, ये भी मेरी क्लाइंट हैं। तो ये जब मेरे पास आई थी तो एक स्ट्रगल के दौर से गुजर रही थी, तो इनकी टेस्टिमोनियल मेरी वेबसाइट पर भी हैं, तो आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं manuastro.com पर। तो इनके घर पे भी हमने वास्तु चेंज कराया, कुछ इनका इम्प्लीमेंटेशन किया, तो उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। और जो गोल्ड मेडल मिला वो उसके बाद ही इनको मिला। ओके। जो रिसेंट तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है टेस्टिमोनियल्स में। तो इस तरह की और बहुत सारी घटनाएं हैं। हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, ओवरसीज़ मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी सिंगापुर में एक रिसेंट घटना है, प्रदीप करके हैं वो, और उनकी वाइफ हैं दोनों। वो दोनों एक बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे, और लगभग ऐसा था कि 16 साल से सिंगापुर रह रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वो संभालते संभालते भी वो कुछ नहीं हुआ और सब कुछ उनके हाथ से जाता रहा, और कोई होप नहीं था। उन्होंने अपने सब सोर्स यूज़ कर लिया, लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनकी जॉब लगभग जाने की स्थिति में थी, और ऐसा था कि अब उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा, और उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे थे। तो तब किसी हमारे कॉमन जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने उनको रेफ़र किया, और 3 ही महीने में उनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए, और वो बहुत उसको मानते हैं। उन्होंने भी टेस्टिमोनियल हमारी वेबसाइट पर डाला है, और अभी वो रिसेंटली दुबई मूव कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो मनु जी, जैसा आपने बताया आपकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ जी, और अच्छी बात है। अगर किसी के छोटे से हेल्प से किसी को बहुत बड़ी मदद मिलती है, तो अगर आपसे कोई हमारे दर्शक जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो कैसे आपसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं? इसके लिए आप, हमारा नंबर वेबसाइट पर दिया गया है। हमारी वेबसाइट है www.manuastro.com, जो आपको नीचे दिख भी रही होगी, और हमारा नंबर है 8859469469। इस पर आप व्हाट्सएप या अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, और पर्सनल मीटिंग हो तो आप हरिद्वार आ सकते हैं। वेडनेसडे के दिन मैं रुड़की में बैठता हूँ, तो आप रुड़की में भी आ सकते हैं। इनके एड्रेस ऑलरेडी वेबसाइट पर या हमारे इंस्टाग्राम और हैंडल्स पर सब दिए गए हैं। अच्छा मनु जी, हमने देखा है, एक्चुअली मेरे गांव में भी एक कहानी मुझे याद आती है। बचपन में गांव में कोई ऐसे एक बाबा आते थे, तो जो ज्योतिष की हम जब बात कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे फादर का जब हाथ देखा, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी कम से कम 10-12 लाइन लिख के गए जो उनके जीवन में 100% प्रूफ हुई। समय के साथ साथ जैसे समय बढ़ता गया, उन्होंने, और वो कागज़ उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था, जब भी वो खोलते थे उसमें लाइनें सटीक बैठती थी। तो फिर उन्होंने उन बाबा को खोजने की कोशिश की, वो नहीं मिले। तो ये तो हो गया कि पुराने ज़माने में जब ज्योतिषी, जो आपने बात कही कि बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और बहुत ही मान्य पद्धति है, जो मैंने खुद देखी है। तो वाकई में ये जो हस्तरेखा है, ले कहते हैं ना कि ये रेखा इतनी लंबी होनी चाहिए या रेखा छोटी है, तो ये हस्तरेखा वाकई हमारे जीवन में इफेक्ट डालती हैं। बिल्कुल, हस्तरेखाओं का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है। देखिए, हस्तरेखा से आप अपने वर्तमान को तो बहुत ही सटीक तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, सपोज़ ये आपकी जो है हृदय रेखा होती है, ये वाली जो रेखा है ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, और ये जो रेखा है आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। ये आपका बुद्ध पर्वत होता है,
ये आपकी बुध की फिंगर है, ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपकी सूर्य की उंगली है, ये आपका शनि पर्वत है, ये शनि की उंगली है। सिमिलरली ये आपका बृहस्पति पर्वत है, ये बृहस्पति की उंगली है। ये आपका शुक्र पर्वत होता है। ये आपका आंतरिक मंगल है, ये बाहरी मंगल है, ये चंद्र पर्वत है। अब ये सब सिग्निफिकेंस हमारे वैदिक शास्त्र से निकल के आए हैं। अब इसमें सपोज बहुत बेसिक सी बात जैसे मैं बताऊँ, आप सब लोग जो जातक हैं वो देख सकते हैं कि अगर किसी भी जातक की ये जो उंगली है, आप हाथ को ऐसे नहीं करें, बिल्कुल सीधा रखें, ऐसे करेंगे और अगर ये उंगली आपकी इस वाले प्रथम पोर से ऊपर जा रही है तो ऐसे में देखा जाता है कि वो आदमी बहुत अच्छा वाक्पटुता होती है, वो बहुत अच्छा ओरेटर होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो ये आप मान लीजिए 70% लोगों की इससे नीचे ही होती है। तो ऐसे लोग जिनकी नीचे होगी वो लोग अपनी बात को एक्सप्रेस करने में उनको बड़ी दिक्कत होगी। वो लोग चाहते हुए भी कोई बात को नहीं कह पाएंगे। अपने मन में उनको नॉलेज तो बहुत होगी लेकिन अगर एक्सप्रेस करने की बात करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर सपोज़ किसी के, अब जैसे ये मस्तिष्क रेखा है, तो अगर ये मस्तिष्क रेखा आड़ी टेढ़ी हो या बीच में से टूटी हुई हो तो ऐसा आदमी एडवाइस देने में उसको दिक्कत होगी, करेक्ट, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। आप देखेंगे कि जब वो डिसाइड कर लेगा कि सपोज़ मुझे बीटेक करना है या मुझे ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कुछ समय के बाद वो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी और वो दूसरी लाइन को चेंज कर लेगा, अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, करेक्ट। जैसे मैं जब मैंने अपना स्टडीज़ शुरू करा तो मैं एकेडमिकली मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं थ्रू आउट टॉपर रहा, डिस्टिंक्शंस रही मेरी, एकेडमिक्स मेरे बहुत अच्छे रहे। तो मुझे क्लियर था कि भी मेरे को इंजीनियरिंग की लाइन करनी है, लेकिन क्योंकि मेरे शायद पूर्व जन्म में या मेरे प्रारब्ध में लिखा था ज्योतिष से जुड़ना, तो ये मेरा चलता रहा, लेकिन चाहते हुए भी मैं इसको छोड़ नहीं पाया। तो मैं आज देखता हूँ तो मेरे बृहस्पति पर्वत जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। बृहस्पति पर्वत पर मेरे एक स्क्वायर का सिंबल बनता है, एक वलय बन रहा है, बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस है। तो ये तीनों इंडिकेशंस दिखाते हैं कि आपकी जो प्रोफेशन होगा या आपका जो नेचर होगा वो आध्यात्म की तरफ, जितने भी लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको आप देखेंगे कि उनके बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप बनेगी, उनको एक क्रॉस भी बन सकता है वहाँ, ठीक, या उनको बृहस्पति वलय होगा, इस तरीके से, वलय मतलब इस तरीके से लाइन होती है उंगली के। तो ये चीज़ें होना मतलब कि वो ब्लेस्ड हैं, उनको ज्ञान, उनको आध्यात्म, उनको आत्मचिंतन से जुड़ करके अगर आप अपने प्रोफेशन को लेके जाते हैं या आप मानवता के उद्धार के लिए कुछ काम करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। ओके। तो प्रोफेशनली भी मैंने बहुत अच्छी पोजीशंस तक काम किया, मैंने सीईओ की पोजीशंस तक काम किया और अब मैं ज्योतिष में आया हूँ और बाकी हमारे जो हम इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हैं उन सब से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हुई हैं और आगे भी हमारा यही प्रयास है कि इस सब से जुड़कर लोगों की लाइफ हम हर दिन चेंज करें और लोग जो भी हमसे जुड़े वो, जैसे हमारी जो ब्रांड है मनु एस्ट्रो, उसका टैग लाइन भी यही है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, कि हमारा फोकस है कि हम लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें और उनकी लाइफ में खुशी को लेकर के आएँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है खुशी। आप वो वास्तु से लाएं, आप वो ज्योतिष से लाएं, आप वो किसी और विधा से लाएं या आप बहुत ज़्यादा कर्म करके लाएं। तो एक और इसमें बात मैं यहाँ जोड़ दूंगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो कर्म पे विश्वास रखते हैं, करेक्ट, वो लोग ज्योतिष पे या इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। मैं भी ऐसे ही, मैं भी कहता हूँ कि जो मेरे कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो मेरे पिछले जन्म के हों चाहे मैं उसी जन्म के हों, वो कर्म के अनुसार मुझे उसका फल मिल रहा है या मिलेगा। जो मैं ये क्वेश्चन लेने वाला भी था कि क्या ज्योतिष से कर्मों पे इफेक्ट तो नहीं पड़े, क्योंकि मुझे जो प्री डिसाइडेड है, चाहे मेरे पास्ट के मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे कर्मों की वजह से या प्रेजेंट में मेरे कर्मों की, इस जीवन के कर्मों की वजह से, वो तो मुझे भुगतान करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो उसमें वास्तु कैसे हम उसको करेक्ट करने की कोशिश, देखिए कर्म का मिलेगा, हाँ ये हो सकता है कि हम उसको कम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए इसमें ना, जैसे मैंने आपको कहा कि उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपका कर्म है कि आपको लॉस होना है तो ज्योतिष या कोई भी विधा उसको रोक नहीं सकती, बिल्कुल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि भी आपकी ऊर्जा जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। तो जैसे हम बात करें कि भी भगवान राम को भी श्राप था, हाँ करेक्ट, भीष्म पितामह को भी 101 जन्म पुराना श्राप लगा था,
तो अगर ये कम हो सकता तो वो तो अपने श्राप को ख़त्म कर लेते, बिल्कुल। लेकिन उनको उस श्राप का फल मिला और महाभारत के युद्ध के दौरान उनको तीर लगे और वो उसी तरीके से मरे जैसे कि उनको श्राप लगा था। करेक्ट। सेम वेज जैसे हम ब्लेसिंग्स की बात करते हैं, तो जब भगवान कृष्ण ये महाभारत का युद्ध चल रहा था और भगवान कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन को लेकर के गए कि भाई क्योंकि दुर्योधन तुम बड़े हो तो तुम पहले वर मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने सेना मांग ली, जबकि वो कृष्ण को भी मांग सकते थे। उन्होंने यही चॉइस दिया था, लेकिन क्योंकि वो ब्लेसिंग्स नहीं थी, ब्लेसिंग्स किस पर थी? अर्जुन पर। तो अर्जुन को बिना मांगे वो मिल गया। तो ये तो है आपका कर्म का फल, कि कर्म के फल के स्वरूप आपको अवसर मिला। अवसर मिला तो आप क्या कर सकते थे? चूज कर सकते थे। ओके। लेकिन क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं थी तो चूज गलत किया। तो ज्योतिष और वास्तु या और कोई विधा आपको सही चॉइस करने के लिए एक दिशा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतः तो वही करोगे जैसे आपके ग्रह हैं, लेकिन अगर आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको परिवर्तन करना है, उसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, तो आप हो सकता है कि आखिरी मोमेंट पे आकर के आप अपने किसी काम को रोक लें और आप लॉस को बचा लें और इस पे हो जाए। जैसे अभी एक और बिजनेसमैन है, यहाँ पर मैं बहुत मुझे बड़ा सटीक लग रहा है उसको जोड़ना, कि वो मुझे मिले और उनका प्रश्न कुंडली मैंने देखी। प्रश्न कुंडली भी एक विधा है जिससे कि हम, अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपको जन्म समय तारीख नहीं पता, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो उनका प्रश्न आया तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आपके बहुत नियर फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल लॉसेस दिखते हैं, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बड़ा सावधानी से करिएगा, और ये बहुत सीरियस लेवल पे मैं कह रहा हूँ। अब क्योंकि वो इस पर थोड़ा सा शायद कम विश्वास करते थे या थोड़ा असमंजस में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कहीं है नहीं, हम जो है कुछ थोड़ा बहुत पैसा मार्केट में रहता है, और एक फ्रेंचाइजी किसी बड़े ब्रांड की वो ले रहे थे कि वो हम ले रहे हैं और वो मैं और मेरा बेटा उसको कर रहे हैं, तो वो है। अब उसके 4-5 दिन के बाद ही उनका फ़ोन आया, उनकी वाइफ का, रात को 8:30 बजे, कि भैया आपके जो मेरे हस्बैंड हैं वो पुलिस थाने में है। और ये बिल्कुल रिसेंट घटना है, अभी कुछ महीने पुरानी। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने ये बताया कि भाई वो जो फ्रेंचाइजी ले रहे थे और उसमें जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया था वो एक क्लोन एप्लीकेशन थी और वो फ्रॉड था। ओके। तो उनको उसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया, और लाखों रुपए का नुकसान होने वाला था क्योंकि जिस दिन ये लॉस हुआ उस दिन उस एप्लीकेशन वाले ने जो उनको ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई अब 5 लाख या 10 लाख का कुछ कैश था कि आप ये पेमेंट और डिपॉजिट कराओ तो आपका फ्रेंचाइजी का प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। अब वो काफ़ी पुश करने लगा। अब इनको अचानक से वो बात मेरी कनेक्ट करी कि कहीं लॉस ना हो। तो जब उस बंदे ने 2-3 बार इनको पुश किया तो इन्होंने थर्ड पर्सन से किसी से बात किया, तो वहाँ ये पता चला कि भाई ये फ्रेंचाइजी जो है कहीं फ्रॉड तो नहीं, कि ये ऐसा प्रोसेस तो होता ही नहीं है इसमें। वो एकदम से रुक गए, और जो आगे का लॉस हो सकता था वो तुरंत रुक गया, लेकिन जो पैसा जा चुका था वो जा चुका था, तो वो तो उनको मिला नहीं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें। तो जो आप बात कर रहे थे बीच में, जैसे कि आपका कार्मिक जो फल है, तो कार्मिक फल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर आप सही समय पे सही डिसीजन को ले पाएँ। तो इन्फ्लुएंस क्या होता है ना, जैसे बहुत सारे लोग लव मैरिज कर लेते हैं या कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया, और बाद में उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी कुंडली में ये लिखा था कि ऐसा होगा। अब अगर इस बात को पहले जान ले तो शायद वो उस चीज़ को डिसीजन लेते वक्त सतर्क हो जाएं और दोबारा क्रॉस चेक करें और शायद उससे बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म होगा, आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया तो करनी पड़ेगी। जैसे न्यूटन का तीसरा सिद्धांत मैंने बताया था कि हर क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया के रूप में आपकी कुंडली में मान लो व्यापार में लॉस का योग तो बन गया, या आप नौकरी नहीं कर पाएंगे ऐसा योग बन गया। तो इसके लिए क्या है कि आप नौकरी वाली डिसीजन की बजाय आप बिजनेस की तरफ झुक जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे अभी आपने बीच में चंद्रमा की बात की थी, तो हमने देखा है मूवीज़ में या जो कह लीजिए आसपास में जो हम सुनते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं होती हैं वो ज़्यादातर अमावस्या वाले दिन ही होती हैं। कहते हैं कि सारी नेगेटिव एनर्जी उस टाइम बहुत टॉप पर होती हैं, बहुत पीक पर होती हैं। तो ये वाकई में सत्य है कि हमने सिर्फ फिल्मों में ये चीज़ें बना के रखी हुई हैं? देखिए, जो भी चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती हैं
तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बेस होता है, या तो वो फिक्शन होता है या फिर कोई वो जाना अनजाना तथ्य है जिसको कि रिसर्च पूरी तरीके से किया गया है या नहीं भी किया गया। तो वहाँ पर तो डिस्क्लेमर डाल देते हैं। लेकिन हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमावस्या के दिन पर जो आसुरी शक्ति होती हैं उनका बल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन में हमारे शास्त्र के अनुसार स्वर्ग के द्वार जो हैं वो खुले होते हैं। ओके। और अमावस्या के दिन ही हम पितृ पक्ष के लिए, अपने पुराने पूर्वजनों के लिए दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पितृदोष जिसकी कुंडली में है खास तौर से उनको उस समय दान करने का विधान बताया गया है, जिससे कि पितृदोष शांत हो और उनके जो घर में, परिवार में व्यतः ही जो अड़चने आ रही हैं वो रुके। तो उस समय क्योंकि आसुरी शक्तियों का बहुत बल होता है, वो कोशिश होता है कि भाई जिन जिन लोगों के लिए उचित दान कर दिया गया, जिनकी आत्मा की शांति कर दी गई, तो वो आत्माएं बैकुंठ की तरफ जाती हैं, स्वर्ग की तरफ जाती हैं, मोक्ष मिलता है उनको। और जिनको नहीं मिलता वो भटकती हैं, और जब वो भटकती हैं तो वो भी क्योंकि ऊर्जा है एक तरह की, तो जो जातक उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और अगर वो उस दौरान उसके परिवेश में आ गए, तो उनके ऊपर उस नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे है कि जैसे अब आप कई लोग कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे, तो उसको आप ऐसे समझिए कि कभी आप किसी के घर जाएं या किसी इंसान से मिलें, तो आपको कुछ ही समय में ऐसा लगेगा कि बड़ा नेगेटिव हो रहा है, और किसी के यहाँ आप मिलें और आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ तो घंटों बैठा जाएगा, तो भी कम लगता है। किसी से मिलके बहुत अच्छा महसूस होता है, किसी से मिलके बड़ा नेगेटिव होता है। स्कूल कॉलेज में हम कहते हैं, जैसे अभी हमारे फ्रेंड आए कि भाई अरे तो पनौती आ गया, भागो भाई, अरे यार ये आ गया, अरे यार अब मज़ा आएगा। तो वो क्या है, वो भी तो एनर्जी का लेन देन, एनर्जी है। तो एनर्जी क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो जो आपके सिंक में है वो तो आपके लिए ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको इंड्यूस कर रही है, इसलिए आपके जो विचार हैं वो चेंज होते हैं। तो अगर आप उस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उस समय आप उससे किसी भी तरीके से जुड़ गए, किसी ने कोई टोना किया, कोई क्रिया करी, कोई दान किया और आपका उस पर पैर पड़ गया, या आपने उसको किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लिया, तो उस ऊर्जा का इफ़ेक्ट आपके न चाहते हुए भी आपके ऊपर पड़ जाएगा, और आप अगले कुछ समय तक, या जब तक भी वो न्यूट्रलाइज नहीं होती, तब तक आप उससे पीड़ित रहेंगे। इसलिए अमावस्या के दिन हम कहते हैं कि ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या छोटी कन्याएं हैं, या जो मासिक धर्म से गुजर रही हैं, वो किसी चौराहे को या किसी नदी को या किसी ऐसी स्थान को न क्रॉस करें जहाँ पर कि इस तरह की क्रिया होने की संभावना ज़्यादा हो। चलिए, आपने बहुत डीप में आज बहुत सारी बातें बताई, और आज आपने वास्तु को प्लस ज्योतिष को बहुत साइंटिफिक वे में समझाया, बताया। जो मेरे डाउट्स थे, या हमारे दर्शकों के जो डाउट थे, वो लगभग ऐसा समझता हूँ कि बहुत क्लियर हुए होंगे। अच्छा मनु जी, अभी आप बात कर रहे थे कर्म से रिलेटेड, तो कई बार हमने सुना है या देखा भी है कि हमें दान करके अपने कर्म को सुधार कर लेना चाहिए, या हमारे कर्म को बढ़ा लेना चाहिए। जैसे कि आपने कहते हैं, हमारे प्राचीन में भी बहुत सारे बड़े बड़े दानवीर हुए हैं। बलि, महाराजा बलि थे दानवीर कर्ण नाम ही उनका दानवीर कर्ण पड़ गया। तो इस दान का वाकई में कोई हमारे जीवन में इम्पैक्ट होता है क्या? हम अपने कर्मों को और अच्छा कर सकते हैं दान देके? जी डेफिनेटली सोनू जी, हम दान को, सबसे पहले तो दान का महत्व समझना ज़रूरी है कि दान वाकई में है क्या। और अगर आप किसी भी क्रिया को बहुत सही तरीके से करें, तो उसकी क्रिया का जो फल है आपको संपूर्ण प्राप्त होगा। ओके, ये निश्चित है। अब जैसे हम दान की बात करें तो सभी दर्शकों के लिए कि मैंने बहुत देखा है अक्सर कि लोग जो है कई बार अपने पितरों को डेली दान देते हैं। कई बार वो कहते हैं कि जी हमने कुत्ते को रोटी डालनी थी, हमने कुत्ते को दान दिया, या हमने भटरी को दान दिया, या कुत्ते ने रोटी खाई नहीं, या हमने पीपल को जल चढ़ाया, ठीक है, या हमने किसी गरीब को दान दिया, उसने गरीब ने वो दान लिया नहीं, या हमने तो उसको लिमिटेड दान दिया। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ें दान से जुड़ी हैं। तो इसमें भ्रांति ये है कि सबसे पहले आप दान को समझें कि दान है क्या। दान वो है कि जब आप उसको कर दें तो आपका उसके साथ किसी भी तरह का मानसिक अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक आम तौर पर कहावत कही गई है कि जब दान दें तो दान के देते ही आप पीछे मुड़ करके ना देखें। ओके। और उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप अगले 24 घंटे तक उस दान की गई सामग्री या दान की गई स्थान पर आप न जाएं, जिससे कि आपका मानसिक जुड़ाव उस स्थिति से हो ही ना।
क्योंकि हमारा जो कर्म है वो कर्म है दान करना। अगर आपको किसी दैवज्ञ ने कहा कि आप उक्त चीज़ का दान करिए और आपने वो दान किया, अब आपका कर्म तो वहाँ ख़त्म हो गया। मान लो आपको तेल का दान करने के लिए गया और आपने किसी को तेल दान कर दिया, आपको पैसे का दान करने के लिए कहा और आपने पैसे दान कर दिए। अब जिसने दान लिया उसने उस पैसे को सही इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बट इसमें एक दो क्वेश्चन और अभी निकलते हैं दान से। एक कहते हैं कि दान हमें सोच समझ कर देना चाहिए, क्या वो वाकई दान का पात्र है? अगर एक कोई ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, मैंने एक भीख मांगने वाले को दान दिया और उसने उस दान से दारू का सेवन किया, तो मेरा वो दान नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया और उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मेरे पास घूम कर आएगा, जैसा मैंने सुना है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा है कि लोग अपनी यश कीर्ति के लिए दान करते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं। आपने देखा भी हुआ, पुरानी धर्मशालाओं पर, पंखों पर, बेंच पर अपना नाम छोड़ देते हैं। तो वाकई में ये सब सही है? देखिए, दान, मैं आपको यही बता रहा था कि बेसिकली कनेक्ट ये करिए आप इस बात को कि दान करने का जो विधान है वो यही है कि आपने दान किया। जैसे कन्यादान महादान कहा जाता है, बिल्कुल। श्रम दान कहा जाता है, समय दान कहा जाता है। तो ये ऐसे दान है कि जिनको कि आप जिसने लिया वो उनके ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि समय तो वापस आएगा ही नहीं। कन्या को आपने दान कर दिया, लेकिन अगर दान करने के बावजूद भी आप कन्या के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच रहे, ओके, तो आपका दान दान नहीं रहेगा। तो क्योंकि दान करने का मतलब पेरेंट्स तो जुड़े ही रहते हैं ये बात अपने तो बच्चे बिल्कुल से। फैक्ट है, क्योंकि कन्यादान का महत्व ही ये है। महादान कहा इसलिए जाता है कि आपने उससे अपना सब कुछ खत्म कर लिया, डिटैचमेंट कर लिया। फिर आपका जो व्यवहारिक जो लेन देन है आप वो रखिए, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें, क्योंकि नहीं तो फिर वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा, आपको दान का पूर्ण फल मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली आप जैसे आपने किसी, मान लीजिए किसी आदमी को दान दिया और उसने उससे शराब पी ली, तो ये उसका कर्म है, उसके संचित कर्म में जुड़ेगा वो, ये आपके नहीं जुड़ेगा। बट मेरे पैसे से अब आप सोचिए, नहीं, उसने दारू पी, तो आप सपोज मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए, उसने 100 रुपये की दारू पी ली, आपने दान का फल ले लिया, लेकिन आपने अटैच नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। आपको पता चलेगा तभी तो दिक्कत है ना। नंबर 1, तो आपको पता ना हो इसके लिए आपको उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने देख भी लिया या आपको पता चल भी गया, तो आप ये जानिए कि क्या वो 100 रुपये वहीं ख़त्म हो गए, वो 100 रुपये वहाँ से आगे गए। आगे गए तो वो वहाँ तक जाएंगे जिसको ज़रूरत थी। हो सकता है उसने दारू जिससे खरीदी, वहाँ पर जिस आदमी को सैलरी मिली उसके घर में पैसे की कमी हो, उसके घर में ट्यूशन की पैसे की जाने हो, उसके घर में दवाई आनी हो, और वो 100 का नोट उस बच्चे को मिला, उस आदमी को मिला। तो अल्टीमेटली जो आपका दान का पूर्ण फल है वो तो आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर जाना है। सपोज इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको कनेक्ट करता हूँ इस बात को, और जो मेरे जातक, जो सभी लोग दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, कि सपोज टचवुड एक हम सिनारियो लेते हैं कि आप कहीं जा रहे थे और आपके पर्स में 5 लाख रुपए थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम था और आपको वो करना था। आप जो है गए रास्ते से और आप पहुंचते हुए वहाँ पहुंच गए, और आपने वहाँ जब पहुँचे आपने अपना काम किया और आपको पेमेंट देना था, आपने अपने पर्स में हाथ डाला और 5 लाख रुपए देखे तो वो थे ही नहीं, वो कहीं गिर गए। अब उस समय आपकी क्या स्थिति होगी? गुस्सा ही आएगा, अपने आप पे चिड़चिड़ापन होगा। बिल्कुल। खुश होंगे आप? बहुत नहीं होगा आदमी, दुखी होंगे बहुत। करेक्ट, क्योंकि पैसे गिर गए। अब आप ये बताएं कि वो पैसे आपकी मर्जी से गिरे, जानबूझ के गिराए थे आपने? जानबूझ के नहीं गिराए, लेकिन इसको मैं कर्म से कोरिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि वो 5 लाख रुपए जिस व्यक्ति के थे वो उस तक पहुँच गए, मैं तो एक जरिया था। ये भी एग्जैक्टली यहाँ पर यही बात है, यही परसेप्शन है, यही आध्यात्म है कि अगर हम ये माने कि वो 5 लाख रुपए गिर गए और हम दुख की अनुभूति करें, तो अगर वो आपकी मर्जी से नहीं गिरे तो किसी की तो मर्जी से गिरे ना। अगर हम बात करें तो हम परम पिता की मर्जी से गिरे, बिल्कुल ठीक है, जो परम शक्ति है उनकी मर्जी से गिरे, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को, जो किसी और को मानते हैं उनको, कि वो आपके चाहे ना गिरे लेकिन किसी और के चाहे गिर गए। बिल्कुल। लेकिन वो जिसको मिले होंगे उसके जीवन में उससे कितना बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। अब वहीं बात करें कि अगर वो किसी ऐसे शख्स को मिले कि जिसने उसको ऐशो आराम में या फिजूल खर्ची में उड़ाया होगा, तो भी वो पैसा वहाँ पहुँचेगा जहाँ पहुँचता था। तो उस आदमी के जीवन में खुशी का कारण कौन? आप। और आप पहले इस सिचुएशन में दुख का अनुभूति कर रहे थे।
जबकि किसी की ज़िंदगी को बनाने का कारण फिर तो लोग आप हैं। कहेंगे कि मैं पैसे गिरा के खुश होता रहूं। नहीं देखो, ये तो इसका ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली कि भाई आप पैसे गिरा के खुश हों, लेकिन अगर आपका अनजाने या जाने अनजाने कोई चीज़ हाँ। हो गई तो उसमें दुख की अनुभूति तो है ही, लेकिन अगर आप दुख की अनुभूति करेंगे तो वो दुख की अनुभूति आपको और ज़्यादा परेशानी देगी। तो जो जो घटित हो रहा है मेरे जीवन में, हम उसको उसका रीज़न है, आपको उसके कारण को समझना है। ले- हमारा परसेप्शन ये नहीं है कि आप पैसे गिराएं, परसेप्शन ये है कि कोई घटना अगर आपके न चाहते हुए भी हुई, आपका उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, तो भी उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि बिना कारण के तो कोई घटना घटती नहीं है। करेक्ट। आप जब कारण को जान जाएंगे तो आपको एक संतुष्टि की अनुभूति होगी, तो उस कारण के ऊपर काम करें, उस कारण को जानें। तो ये तो बात एक समझाने वाली बात थी, लेकिन अगर सपोज आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो इट मीन्स ये कि भाई आपकी ज़िंदगी में कुछ और लिखा है। तो वो आप इस विधा से, ज्योतिष से, वास्तु से, या आपकी और जो ऑकल्ट साइंसेज हैं, हस्तरेखा से, इनसे आप जान सकते हैं। और आप जब आप इसको जान करके आप अपने काम को दोबारा प्लान करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी गलत दिशा में थे और अब आप बहुत सही दिशा में हैं। आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, जो बिजनेस था, वो क्यों नहीं चल रहा था पहले और क्यों अब चलने लगा। ओके। अच्छा, कलर्स का हमारे जीवन पे भी कोई इफेक्ट होता है? जैसे हम देखते हैं कि किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को येलो गाड़ी पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, इसका भी कोई इफेक्ट होता है हमारे जीवन पर? देखिए, कलर्स का भी कनेक्शन हमारे नवग्रहों से है। तो यहाँ पर वही बात आती है कि जिस आदमी के लिए जो ग्रह कारक है, जैसे हम बात करें सूर्य के लिए, तो सूर्य लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा जो है वो सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल जो है वो अगेन लाल या मटमैले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर राहु जो है वो काले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जो है वो पीले कलर को, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर शनि आपके नीले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध हरे रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र ऑफ वाइट कलर या सिल्वर कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु आपके सतरंगी कलर, मिक्स कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जिस आदमी के जो ग्रह कारक हैं कुंडली में, उनको वही कलर अगर वो यूज़ करेंगे उचित दिशा में, तो उनके लिए अनुकूल फल मिलेंगे। उनको वहाँ पर जब बैठेंगे वो, तो बड़ा पॉजिटिव महसूस होगा। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, काम में रुचि जो है वो ज़्यादा लगेगी। अच्छा, आपने जब कलर्स की बात की, तो ये जो हम लोग पहनते हैं रत्न, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रत्न, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, तो जबकि रत्न तो ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो क्या जो भी हम कर्म की बात कर रहे हैं, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं आप ये मूंगा पहनिए या पुखराज पहनिए, नीलम पहनिए, तो इससे आपके करेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है वाकई में हमारी बॉडी पर? ये देखिए, स्टोन थेरेपी भी अपने आप में एक ज्योतिष का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हमने देखे हैं कि जैसे हर ग्रह का एक स्टोन है, एक केमिकल कंपोजिशन है, और वही केमिकल कंपोजिशन उस पर्टिकुलर स्टोन में पाई जाती है। तो जैसे शनि के लिए नीलम है, विच इज़ आयरन ऑक्साइड। तो जब हम इसको बात करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो देखा जाता है कि जिसके शनि अनुकूल हैं या और वो अस्त अवस्था में है, और उनको अगर हम नीलम पहनाएं, तो उनके जो जो कर्म के इफ़ेक्ट या उनके जो रिजल्ट्स रुके हुए थे, वो उनको फल देना शुरू करते हैं। तो ये स्टोन्स क्या करते हैं, आपकी सन रेज को बेसिकली फिल्टर करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादा चाहिए या वो कंपोजिशन जो ज़्यादा चाहिए आपकी बॉडी में, उसको फिल्टर करके आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके ब्लड में लेके जाते हैं। ओके। इसी तरीके से रुद्राक्ष भी है। रुद्राक्ष भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं उसमें। तो रुद्राक्ष भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके आपको अनुकूल सोचने पे मजबूर करते हैं कि आपको क्या आपके लिए सही है। सही और गलत की परिभाषा में डिफ्रेंशिएट करने की आपको डिसीजन मेकिंग देते हैं। सेम वे जो स्टोन होते हैं, तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो इफेक्ट डालती है जब वो उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। तो इसमें पूरा ये साइंटिफिकली ये कनेक्टेड चीज़ है, क्योंकि आपने कहा इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम इतने छोटे में कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे डायमंड है, डायमंड के लिए अपने आप में कहा गया है कि डायमंड जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो डायमंड एक ऐसा स्टोन है कि ये पॉजिटिव नहीं देगा, ये आपके नेगेटिव्स को दूर करता है, ये रिफ्लेक्शन करता है। तो जितना अच्छा डायमंड का कट होगा उतना ही ज़बरदस्त उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये साइंटिफिकली, टेक्निकली ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर, TIR बोलते हैं उसको। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है या कोई भी वेव्स पड़ती हैं या कोई भी रेज पड़ती हैं,
तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जिसको डायमंड सूट करता होगा तो उसकी तो नेगेटिव एनर्जीज को ही रिफ्लेक्ट कर देगा, और जिसको सूट नहीं करता होगा बर्थ चार्ट के हिसाब से तो आपको उसको ये उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसलिए डायमंड भी उन्हीं को पहनना चाहिए जिनको सूट करे। रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। तो नेगेटिव खत्म करने से मतलब ये कि भाई आपके पॉजिटिव्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इसलिए डायमंड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं लेडीज़, उनको अट्रैक्शन मिले। राइट जी। तो मनु जी, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला जी। दर्शकों को आपने काफ़ी डिटेल में ज्योतिष विद्या को समझाने की कोशिश की। जो हमने पढ़ा, देखा, समझा, उसको हम एक छोटे नज़रिए से देखते आ रहे थे, जिसको आपने आज काफ़ी विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को ये एपिसोड काफ़ी पसंद आएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिनका जवाब आप हमारे माध्यम से या मनु जी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप कभी भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।